हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी और अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र लाइफ साइंस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा कवर कर लिया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी का जो प्राइमरी ऑर्गन होता है दैट कॉल्ड लंग्स, उसको पूरा कवर कर चुके। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था। जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है बेटा? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस होती है। इनहेलेशन का मतलब ये होता है कि हम एयर को क्या कर रहे हैं बेटा? अंदर टेक कर रहे हैं। और एक्सहेलेशन का मतलब ये होता है कि हम एक्सहेल आउट कर रहे हैं एयर को। क्लियर? ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? ब्रीदिंग प्रोसेस कहलाती है। तो ये जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है? इसको ब्रीदिंग की प्रोसेस को करवाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होती है। ये रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। उससे हमारी थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा और उससे क्या होगा बेटा? ब्रीदिंग की प्रोसेस होगी। तो ब्रीदिंग की प्रोसेस क्या है? ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म होती है क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। जब हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा तो हमारी थोरैकिक कैविटी के वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। यानी कि ये मसल्स कैसे वर्क करेंगी? एक्ट्स टू चेंज वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी। क्लियर? जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है, यानी कि एक तो होती है बेटा इनहेलेशन करना, यानी कि हम टेकिंग कर रहे हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, और एक होती है बेटा एक्सहेलेशन करना, यानी कि हम बॉडी से एक्सपेल आउट कर रहे हैं एयर को। क्लियर? तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म किसकी पढ़ेंगे बेटा? इनहेलेशन की। तो फर्स्ट हम लोग मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं बेटा इनहेलेशन प्रोसेस। इनहेलेशन का मतलब ये होता है कि जो आउटर एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर है उसको हम अपने बॉडी के अंदर यानी कि लंग्स में ले रहे हैं। क्लियर? इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग एयर इन दी लंग्स या फिर एल्वियोलाई, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये जो इनहेलेशन प्रोसेस है ये टोटल टाइम लेती है बेटा 2 सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनहेलेशन की प्रोसेस कब तक चलती है? हम कब तक इनहेल कर सकते हैं? ओनली फॉर 2 सेकेंड तक। क्लियर? जो इनहेलेशन प्रोसेस है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है बेटा? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मींस इसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज्ड होगी। एनर्जी मींस एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। और एटीपी का यूटिलाइजेशन क्यों होगा? ताकि रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर क्या हो सके बेटा? कॉन्ट्रैक्शन हो सके। क्लियर? तो ये एक कैसी प्रोसेस है? इनहेलेशन एक टाइप की एक्टिव प्रोसेस है जो कि रेस्पिरेटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यूज आ रही है। क्लियर? हम एटीपी का यूज किस लिए कर रहे हैं? ताकि रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो सके। क्लियर? तो 2 टाइप की मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। कितनी इन्वॉल्व होती है बेटा? 2 टाइप की जो मसल्स होती है वो इसके अंदर इनहेलेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट मसल्स जो होती है, पहली मसल्स यानी कि फ्रेनिक मसल्स या फिर इसको क्या बोलते हैं? रेडियल मसल्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल मसल्स भी इसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली बताता हूँ। क्लियर? थोड़ा सा मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली बताता हूँ। हमारा जो लंग्स होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, वो किसके अंदर पैक रहते हैं बेटा? रिब केज के अंदर पैक रहते हैं। क्लियर? ये हो गया बेटा रिब केज।
रिब केज जो होता है वो हमारी 12 पेयर ऑफ रिब्स से बना हुआ होता है। जो हमारी ये 12 पेयर ऑफ रिब्स है, यहाँ पे एक बोन होती है, दैट कॉल्ड स्टर्नम बोन। उससे क्या होती है, हमारी रिब्स क्या होती है बेटा, जुड़ी हुई होती है। यानी कि ये तो हो गया बेटा स्टर्नम बोन, और इससे क्या जुड़ी हुई है, हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। 12 पेयर ऑफ रिब्स नहीं बता रहा हूँ, कुछ रिब्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारी जो रिब्स होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है बेटा, स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। सारी रिब्स नहीं जुड़ी हुई होती, क्लियर। कुछ फ्लोटिंग रिब्स और भी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर। तो स्टर्नम से क्या जुड़ी हुई होती है, हमारे रिब्स जुड़ी हुई होती है, और रिब्स के दोनों ओर, इस साइड में दोनों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स के जस्ट नीचे की साइड में एक और मसल्स प्रेजेंट होती है, दैट कॉल्स इट डायाफ्राम। ये एक डायाफ्राम है बेटा, ये क्या है बेटा, डायाफ्राम की मसल्स। ये जो डायाफ्राम होता है, ये जो डायाफ्राम की मसल्स जो होती है, ये डोम शेप के अंदर होती है, क्लियर। कैसी होती है बेटा, डोम शेप के अंदर ये होती है। तो जो फ्रेनिक मसल्स होती है वो, उसका एक सिरा तो रिब केज से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा सिरा डायाफ्राम के पेरीफेरिक एरिया से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि ये क्या है बेटा, फ्रेनिक मसल्स। ये स्ट्रक्चर किसकी है बेटा, डायाफ्राम, डायाफ्राम की ये मसल्स। यानी कि ये कौन सी मसल्स होगी, फ्रेनिक मसल्स, या फिर रेडियल मसल्स, क्लियर। यहाँ पे भी मैं बढ़ा देता हूँ, रेडियल मसल्स, क्लियर। जब रेडियल मसल्स या फिर फ्रेनिक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायाफ्राम कैसा हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा। डायाफ्राम कैसा हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा। यानी कि जब फ्रेनिक मसल्स इसको डायाफ्राम को खींचेगी, यानी पुल करेगी ऊपर के साइड में, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो डायाफ्राम कैसा हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा। ये डायाफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो गया। यानी कि फ्रेनिक मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल, तब क्या होगा, डायाफ्राम कैसा हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा, क्लियर। डायाफ्राम फ्लैट, डायाफ्राम कैसा हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा, डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, क्लियर। जब डायाफ्राम फ्लैट हो चुका है, क्लियर, तब थोरेकिक कैविटी का ये जो वॉल्यूम है लगभग 1 सेंटीमीटर तक होता है, ये क्लियर, ये इंक्रीज हो चुका है। यानी थोरेकिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कैसा हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया है, क्लियर। इंक्रीज, इंक्रीज थोरेकिक, थोरेकिक कैविटी वॉल्यूम, क्लियर। थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो चुका है बेटा, इंक्रीज हो चुका है। ये कितना इंक्रीज होता है, हम लगभग 500 ml तक इनहेल करते हैं, क्लियर। 500 ml का जो 75% है, ताकि हम इनहेल कर सके, इतना वॉल्यूम ये थोरेकिक कैविटी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि डायाफ्राम के फ्लैट होने से, यानी कि लिख देता हूं मैं, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। यानी कि डायाफ्राम का जो फ्लैट हो चुका है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कितना इंक्रीज हुआ है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लगभग 500 ml होता है। यानी कि मैं 500 ml तक एयर को इनहेल कर सकता हूं। इसका जो 75% होता है, कितना होता है 75%, 375 ml। ये फ्रेनिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। दूसरी जो मसल्स होती है बेटा, दूसरी जो मसल्स होती है हमारे थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए यूज आ रही है, वो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसको शॉर्ट के अंदर, सॉरी, इसको शॉर्ट के अंदर ई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, EICM भी इसको शॉर्ट के अंदर लिखते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कितनी होती है बेटा, 11 पेयर ऑफ मसल्स होती है। कितनी पेयर होती है ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, 11 पेयर होती है। कितनी होती है, 11 पेयर की ये मसल्स होती है। प्रेजेंट कहाँ पे होती है,
बिटवीन द 12 पेयर ऑफ रिब्स। कहां पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट बिटवीन 12 पेयर ऑफ रिब्स। क्लियर? हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है? यहाँ पे, ये रहा, ये मसल्स है। क्लियर? ये पेयर के अंदर प्रेजेंट है बिटवीन दी टू रिब्स, बिटवीन दी टू रिब्स के बीच में ये मसल्स क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती है। कौन सी मसल्स है? ये वाली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये जब मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा? हमारी जो चेस्ट होती है वो ऊपर की साइड में आ जाएगी और फैल जाएगी। क्लियर? यानी कि अपवर्ड हो जाएगी और बाहर की साइड में निकलेगी। क्लियर? जब ये मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इस मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? हमारी जो चेस्ट होगी वो अपवर्ड होगी और आउटवर्ड हो जाएगी। क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, चेस्ट, जो हमारी चेस्ट है, क्लियर, यानी कि हमारा जो रिब केज है अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। आउटवर्ड मीन्स बाहर की साइड में निकल जाएगा और हमारी थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? इससे इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा बेटा? इंक्रीज थोरेकिक कैविटी वॉल्यूम। क्लियर? और इस वॉल्यूम के इंक्रीज होने से हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और हम एयर को क्या करेंगे बेटा? इनहेल करेंगे। तो प्रोसेस लिखते हैं, प्रोसेस में लिख देता हूं आप लोगों के लिए। क्लियर? ये मैं प्रोसेस आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहां पे। यानी कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स है, कौन सी बेटा? फ्रेनिक मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो मसल्स जो कि इनहेलेशन के अंदर यूज आ रही है। यानी कि जब रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, हमारे जब रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, रेस्पिरेटरी के अंदर जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा? हमारे थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? इंक्रीज थोरेकिक कैविटी वॉल्यूम। थोरेकिक कैविटी के जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि हमारी थोरेकिक कैविटी के वॉल्यूम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज आता है तो वो चेंज हमको किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा? हमारे लंग्स के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? लंग्स के अंदर। तो जब थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब हमारा लंग्स भी क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। लंग्स कैसा हो जाएगा बेटा? एक्सपेंड्स। और उससे होगा कि वॉल्यूम बढ़ चुका है तो हमारे लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्लियर? ये प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा? आउटर एनवायरमेंट से, बाहर के एनवायरमेंट से हमारे अंदर प्रेशर कितना कम हो जाएगा? -2 to -3 mmHg, इतना प्रेशर ये कम हो जाता है। और हम क्या करते हैं बेटा? जब हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर कम हो गया है तो एयर जो होगी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम उसको इनहेल कर देंगे। यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या कहलाती है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में जाते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर कम हो गया है तो वो बाहर से क्या हो जाएगा? हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये थी बेटा इनहेलेशन प्रोसेस। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सहेलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है। एक्सहेलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? क्लियर? एक्सहेलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? व्हाट इज द एक्सहेलेशन?
एक्सहेलेशन का मतलब ये होता है एक्सपेलिंग आउट ऑफ द एयर, यानी कि हम अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर रहे हैं एयर को। एक्सपेलिंग एयर आउट ऑफ बॉडी, हम अपनी बॉडी से क्या कर रहे हैं, एक्सपेल आउट कर रहे हैं एयर को। ये जो एक्सहेलेशन प्रोसेस होती है ये कितनी टाइम की होती है बेटा, 3 सेकेंड की होती है। कितने टाइम की होती है, 3 सेकेंड की होती है। क्लियर। जो एक्सेलेरेशन प्रोसेस होती है इट इज पैसिव प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है बेटा, पैसिव प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस इसको क्यों बोला है मैंने, क्योंकि इसके अंदर, इस पैसिव प्रोसेस के अंदर जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स है यानी कि फ्रेनिक मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वो कैसे हो जाएगी बेटा, रिलैक्स हो जाएगी। और रिलैक्स होने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही है, तो ये कैसी प्रोसेस होगी बेटा, पैसिव प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस के अंदर, इस मैकेनिज्म में अंदर क्या होता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स है, रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स्ड, कैसी हो जाएगी बेटा, रिलैक्स्ड हो जाएगी। हमारी रेस्पिरेटरी मसल कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल, यानी कि डायफ्राम वेस्ट वापस कैसा हो जाएगा, डोम शेप के अंदर आ जाएगा। हमारी चेस्ट जो होगी एक्सेलेरेशन करने के बाद में, हमारी चेस्ट जो होगी वो अंदर की साइड में चली जाएगी। क्लियर। तो इससे होगा क्या, रेस्पिरेटरी मसल्स के रिलैक्स होने से हमारे थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि डिक्रीज थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो हमारा लंग्स है वो भी क्या हो जाएगा, रिकॉइलिंग पावर होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि रिकॉइल होकर के अपने सेम शेप के अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि रिकॉइलिंग पावर ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स अपने वापस नॉर्मल साइज के अंदर आ गया है। क्लियर। और जब लंग्स का साइज छोटा हो रहा है, क्लियर है, यानी हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वही वॉल्यूम हमको लंग्स के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर भी वॉल्यूम कम हो रहा है। क्लियर। तो लंग्स के अंदर जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर एयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर, इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर। और कितना इंक्रीज हो जाएगा बेटा, +2 to +3 mmHg, इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो गया हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर, और बाहर प्रेशर कम है, तो हमारी एयर जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर 2 टाइप की मसल्स क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। एक तो हो रही है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरी कौन सी हो रही है, फ्रेनिक मसल्स। जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करना, दैट कॉल्ड इज 2 टाइप, यानी कि 2 टाइप की ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, 2 टाइप की क्या होती है बेटा, ब्रीदिंग प्रोसेस होती है। पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, और नॉर्मल ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं बेटा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या है, देखो नॉर्मल, एक बार ये प्रोसेस हम लोग करके देखते हैं। जब आप इनहेल करोगे, जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपकी चेस्ट बाहर की साइड में निकल रही है, डायफ्राम कैसा हो गया बेटा, फ्लैट हो गया। क्लियर।
और हमारा जो एब्डोमिनल पार्ट है, पेट जो है, हमारा बेली एरिया, वो अंदर की साइड में चला गया। क्लियर? ये नॉर्मल इनहेलेशन है। और जब मैं एक्सहेलेशन करूंगा तो मेरा जो पेट है यानी कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है वो बाहर की साइड में आएगी। क्लियर? तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एब्डोमिनल ब्रीदिंग या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन ने इस ब्रीदिंग की प्रोसेस के लिए जगह दी। क्लियर? अगर वो जगह नहीं देते यानी कि कैविटी हमारी एक जैसी ही रहती तो हम इजीली, हमारा डायफ्राम क्या नहीं हो पाता बेटा? फ्लैट नहीं हो पाता। क्लियर? दूसरी जो प्रोसेस होती है डेट कोलिजे, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में जो दूसरी प्रोसेस होती है फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है बेटा? इसको थोरेकिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? थोरेकिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। थोरेकिक ब्रीदिंग आप लोग किसके अंदर देख सकते हो बेटा? मदर के अंदर आप लोग देख सकते हो। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आप लोग इसको इजीली देख सकते हो। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या होता है? जो यूट्रस है, यूट्रस का जो साइज है, वो यूट्रस का जो साइज होता है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा बेटा? लगभग फुटबॉल की तरह हो जाएगा। यानी कि यूट्रस का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि उसने पूरी एब्डोमिनल कैविटी के स्पेस को घेर लिया है। अब एब्डोमिनल कैविटी के पास स्पेस नहीं है कौन सी प्रोसेस के लिए? नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए। के लिए तो इसके अंदर एक मसल्स यूज आती है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख देता हूं मैं। स्टेनो क्लॉयड, स्टेनोक्लॉयड, मोस्टेड मसल। क्लियर? ये मसल्स इसके अंदर यूज आती है। ये जो स्टेनोक्लॉयड मोस्टेड जो मसल्स होती है ये हमारे जो स्टर्नम होता है यहाँ पे अटैच रहती है। स्टर्नम से अटैच है इसलिए इसको क्या बोला गया? स्टेनोक्लॉयड इसलिए बोला गया। ये जो हमारी कॉलर बोन है, क्लेविकल बोन है, इससे भी अटैच है। प्लस हमारा जो स्कल एरिया होता है ये लॉन्ग होती है। क्लियर? जो हमारा स्कल एरिया होता है यहाँ पे कान के नीचे की साइड में, मोस्टेड। क्लियर? एक सेकेंड मोस्टेड जो एरिया होता है उससे क्या होती है? ये अटैच होती है। क्लियर बेटा? तो स्टेनोक्लॉयड मोस्टेड मसल्स किससे अटैच होती है बेटा? इट इज कनेक्ट टू स्टर्नम, क्लेविकल एंड मोस्टॉइड क्या होता है बेटा? ये वाला हिस्सा। तो ये लॉन्ग मसल्स होती है। ये क्या करती है? ये फोर्सफुल ब्रीदिंग करवाती है। यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके यूट्रस ने पूरा का पूरा एब्डोमिनल कैविटी के स्पेस को क्या कर रखा है बेटा? कवर करके रखा है। तो अब ये क्या करेगी बेटा? फोर्सफुल क्या करेगी? ब्रीदिंग करवाएगी। यानी कि ये रिब केज को और ज्यादा ऊपर की साइड में खींचेगी। ये जो मसल्स होती है ये रिब केज को और ज्यादा ऊपर की साइड में खींचती है, जिससे हमारी थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हम इजीली क्या कर सकते हैं बेटा? इनहेलेशन प्रोसेस कर सकते हैं। हम इजीली एयर को इनटेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो होती है प्रोसेस दैट कॉल्ड इज फोर्सफुल एक्सहेलेशन प्रोसेस। क्या है? ये तो थे बेटा नॉर्मल एक्सहेलेशन प्रोसेस, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो वापस रिलैक्स्ड हुई थी। क्लियर? अब जो हम लोग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं दैट कॉल्ड इज फोर्सफुल एक्सहेलेशन प्रोसेस। फोर्सफुल एक्सहेलेशन प्रोसेस यानी कि एक्सहेलेशन प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है बेटा? 3 सेकंड लग रहे हैं। और इनहेलेशन प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड लग रहे हैं। टोटल 5 सेकंड। यानी कि 1 मिनट के अंदर हम कितने साइकिल होते हैं? 12 साइकिल। हम 12 टाइम इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट कॉल्ड इज फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुल एक्सहेलेशन के अंदर क्या होता है? ये जो प्रोसेस होती है ये कैसी प्रोसेस है बेटा?
एक्टिव प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? इट इज एक्टिव प्रोसेस। इसके अंदर 2 टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इनहेलेशन प्रोसेस के अंदर भी मैंने बताया था 2 टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर भी 2 टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती है। पहली मसल जो होती है वो होती है बेटा एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल जो होती है वो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन से जुड़े हुए होती है। क्लियर? ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी वाला पार्ट हो गया, एक ऑर्गन है। ये क्या करेगी? मसल्स डायाफ्राम को और ज्यादा क्या करेगी? फोर्सफुली और ज्यादा ऊपर की साइड में, मतलब ऊपर की साइड में ये उसको पुश करेगी। तो डायाफ्राम जो होगा, जो डोम शेप के अंदर है, वो और ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्केव शेप के अंदर हो जाएगा। यानी कि जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब इसके अंदर हम फोर्सफुली एक्सेलेरेशन कर रहे हैं, तो इस मसल्स के अंदर क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस मसल्स के अंदर क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इस मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारा डायाफ्राम और ज्यादा कॉन्केव शेप के अंदर आ जाएगा। यानी कि डायाफ्राम जब इसके ऊपर ये पुश करेगा तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा बेटा? और ज्यादा कॉन्केव शेप के अंदर आ जाएगा। यानी कि कितना थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम और ज्यादा कम हो चुका है। क्लियर? यानी कि डायाफ्राम become more concave और ज्यादा कॉन्केव शेप के अंदर आ चुका है, और ज्यादा वो डोम शेप के अंदर आ चुका होता है। उससे क्या होगा? हमारे थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम और ज्यादा कम हो जाएगा। यानी कि डिक्रीज थोरेकिक वॉल्यूम, हमारे थोरेकिक वॉल्यूम और ज्यादा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और इस डिक्रीज से हमारा जो प्रेशर होगा इनसाइड दी लंग्स, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। हमारे लंग्स के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो हम और ज्यादा गैस को एक्सेल आउट कर सकते हैं। दूसरी जो मसल्स होती है बेटा, दूसरी जो मसल्स होती है तो एब्डोमिनल मसल्स थी जो कि फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के अंदर यूज आ रही है। सेकंड जो मसल्स यूज आ रही है एक्सेलेरेशन प्रोसेस में वो होती है इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर? वहां पे कौन सी मसल्स यूज आ रही थी बेटा? इनहेलेशन के नॉर्मल प्रोसेस के अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यहां पे फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के लिए कौन सी मसल्स यूज आ रही है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज आ रही है। ये मसल जो होती है ये भी कितनी पेयर होती है बेटा? 11 पेयर ऑफ रिब्स होती है। 11 पेयर होती है। और कहां पर प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिटवीन 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स। यानी कि अलग अलग का प्लेन पेन नहीं है, इसलिए यहाँ पर डॉटेड लाइन से बना देता हूं मैं। चलो ठीक है, ये हो गए बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यानी डॉटेड लाइन से क्या है बेटा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और गहरी लकीर से कौन सी मसल? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगी? रिब्स को अंदर की साइड में खींचेगी, यानी कि इनवर्ड करेगी। क्लियर? तब इस मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो हमारा रिब्स है वो कहां पे पुश होगा? अंदर की साइड में पुश होगा। यानी कि रिब्स इनवर्ड अंदर की साइड में आएगा। और उससे होगा क्या? हमारी थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। हमारा लंग्स के अंदर जो गैसेस का प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी कि रिब्स गैस अंदर की साइड में जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और
प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हम एयर को क्या करेंगे बेटा, बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की प्रोसेस को कंप्लीट रूप से कवर किया। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम लोग वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे, यानी कि थोरेकिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए, जो वॉल्यूम हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो वो कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।